मैं सत्यपाल सिंह बलौदा आज आपके सामने एग्रीकल्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, बीज, सीड। तो बीज क्या है, बीज के गुण क्या है और बीज के नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपके सामने मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बीज की। बीज क्या है, किसे कहते हैं बीज? तो बीज की परिभाषा क्या है? दाना, फल, तना, पत्ती व जड़ आदि का वह भाग। दाना, फल, पत्ती, तना आदि का वह भाग जो अपने समान एक स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, उसे ही बीज कहते हैं। मतलब पौधे का वह भाग, चाहे वो तना हो, बीज हो, पत्ती हो, कोई सा भी भाग हो, उस भाग के माध्यम से एक स्वस्थ पौधे को जन्म देता हो, एक स्वस्थ पौधे का जन्म होता हो, उसे ही बीज कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक अपन शॉर्ट में और एक डेफिनेशन देखेंगे। पुष्प के, ध्यान से सुनना, पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। तो दोस्तों ये परिभाषा हो गई बीज की। एक तो ये अपने समान एक स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, तना, फल इनके माध्यम से एक स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, उसे बीज कहते हैं। या पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। तो दोस्तों ये तो बीज की परिभाषा हो गई। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा बीज के नियम। बीज के नियम में सबसे पहले मैं बात करूंगा, दोस्तों आप लोगों ने सन बहुत पढ़ी होगी, बीज में भी किसी ना किसी बुक के माध्यम से भी पढ़ी होगी, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल सरल वे में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वो सरल वे में कैसे होगी, मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले 1961 होगा, फिर 63 होगा, फिर 69 होगा, फिर 71 होगा, 78 होगा और 2002 होगा। तो मैं एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों नहीं समझ में आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट देके पूछ सकते हो। तो दोस्तों बीज नियम भारतवर्ष 1961 में अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का सदस्य बना। भारतवर्ष 1961 में अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का सदस्य बना। आया समझ में? तो अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का सदस्य भारत कब बना? तो वर्ष 1961 में बना। आगे समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय का मतलब नेशनल होता है, बीज को सीड कहते हैं अपन इंग्लिश में, और निगम को कॉरपोरेशन कहते हैं। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 7 मार्च 1963 में हुई। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाने जा रहा हूं। पहले आपको 1961 बताया था, 1963 आएगा। तो 7 मार्च 1963 राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 7 मार्च 1963 और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, इसको अपन शॉर्ट में एनएससी बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि एनएससी का पूरा नाम क्या है या एनएससी की स्थापना कब हुई। तो एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई, 7 मार्च 1963 में, जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय बीज अधिनियम। यहां पे देखो राष्ट्रीय बीज अधिनियम के 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 लाइनें एक जैसी होती हैं, सिर्फ एक शब्द का अंतर है, वो आपके सामने मैं बहुत ही गहनता से बताऊंगा। राष्ट्रीय बीज अधिनियम कब लागू हुआ? सबसे पहले पारित होगा, कोई भी बात होती है वो सबसे पहले पारित होती है, फिर उसके बाद में लागू होती है। तो राष्ट्रीय बीज अधिनियम कब पारित हुआ और राष्ट्रीय बीज अधिनियम कब लागू हुआ? तो राष्ट्रीय बीज अधिनियम वर्ष 29 दिसंबर 1966 में पारित हुआ। राष्ट्रीय बीज अधिनियम 29 दिसंबर 1966 में पारित हुआ और राष्ट्रीय बीज अधिनियम वर्ष 2 अक्टूबर 1969 में लागू हुआ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से जो सीड में क्वेश्चन पूछते हैं तो यहां से ही क्वेश्चन आता है।
तो राष्ट्रीय बीज अधिनियम कब पारित हुआ? वो 1966 में। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय बीज अधिनियम कब पारित हुआ? 1969 में, सॉरी 1966 में, और लागू कब हुआ? 1969 में। तो राष्ट्रीय बीज अधिनियम 2 अक्टूबर 1969 में लागू हुआ और 66 में क्या हुआ था? पारित हुआ। आगे समझ में, अपन ने 1961 पढ़ा, राष्ट्रीय संघ का अध्यक्ष बना था भारत 1961 में। 63 में बीज निगम की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर राष्ट्रीय बीज अधिनियम 1969 में पारित हुआ, सॉरी 1966 में पारित हुआ। राष्ट्रीय बीज अधिनियम 1966 में पारित हुआ और 1969 में क्या हुआ? लागू हुआ। आगे समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण के मानक निर्धारित वर्ष 1971 में किए। तो मानक निर्धारित वर्ष कौन सा घोषित हुआ था? 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, देखो 63-61 पढ़ा, 63 पढ़ लिया, फिर 66, फिर 69 में लागू हुआ, 1971 में प्रमाणीकरण के मानक निर्धारित वर्ष घोषित हुए और राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान का गठन 1978 में जयपुर में हुआ। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन 1978 में जयपुर में हुआ। राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन RSSC, ये भी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, RSSC राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। तो राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन 1978 में जयपुर जिले में हुआ। तो ये आपके सामने हो गया, गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था जयपुर 1978 में। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वप्रथम, सॉरी राष्ट्रीय बीज नीति। राष्ट्रीय बीज नीति कब घोषित हुई? 18 जून 2002 को घोषित हुई। राष्ट्रीय बीज नीति 18 जून 2002 को घोषित की गई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सर्वप्रथम बीज सिद्धांत सीड लॉ कर्नाटक राज्य ने अपनाया। सर्वप्रथम बीज सिद्धांत कर्नाटक राज्य ने अपनाया। नेक्स्ट बात करते हैं बीज प्रमाणीकरण सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका ने किया। बीज प्रमाणीकरण सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका में किया गया। उसके बाद में बीज के परीक्षण मतलब सीड के टेस्ट में कार्यकारी प्रतिदर्श क्या होता है? कोई भी वर्किंग सैंपल के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? बीज के परीक्षण में कार्यकारी प्रतिदर्शा, जिसे अपन वर्किंग सैंपल बोलते हैं, उसके लिए 25 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्किंग सैंपल के लिए कितने बीजों की आवश्यकता होती है? तो वर्किंग सैंपल के लिए दोस्तों 25 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये आपके सामने बिल्कुल बीज नियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बीज में वो आपके सामने है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इस टॉपिक को बार बार पढ़ना आपको। सर्वप्रथम मैंने बताया कि 1961 में अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का सदस्य बना। बीज परीक्षण संघ का सदस्य 1961 में बना। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई, जो जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर नेक्स्ट राष्ट्रीय बीज अधिनियम वर्ष 1966 में पारित हुआ और 1969 में लागू हुआ। ये बात हो गई, तो 66-69 हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात थी 1971 में, जो 1971 में क्या हुआ? मानक निर्धारित वर्ष घोषित हुआ। ठीक है, और 1978 में राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन हुआ। 1978 जयपुर जिले में हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय बीज नीति 18 जून 2002 को घोषित की गई और बीज सिद्धांत कर्नाटक राज्य ने अपनाया और बीज प्रमाणीकरण सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका में किया गया और वर्किंग सैंपल के लिए 25 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। दोस्तों राष्ट्रीय बीज अधिनियम वर्ष 1966 में पारित हुआ और राष्ट्रीय बीज अधिनियम वर्ष 1969 में लागू हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज वाला है, इसलिए इसके ऊपर फोकस रखना है आप लोगों को। अब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से अब उत्तम बीज के गुण।
अपन कोई भी बीज खरीदेंगे, मार्केट में जाएंगे, अपन कोई भी बीज खरीदेंगे, जैसे अभी अपन खरीफ फसलों की बुआई के लिए उत्तम बीज की अपन ने उत्तम बीज को अपन ने चूज किया है, उसकी चॉइस की है, तो उस उत्तम बीज में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो बीज की उत्तम बीज की क्या क्या विशेषता रखते हैं या क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उस विशेषताओं को देखते हुए, उन विशेषताओं को देखते हुए अपन बीज को चयनित करेंगे। तो उत्तम बीज के क्या क्या गुण हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उत्तम बीज के गुणों की अपन बात कर रहे थे, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तम बीज की क्या क्या गुण। तो बीजों की भौतिक शुद्धता, बीजों की भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेते हैं कि बीजों की भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए। तो बीजों की भौतिक शुद्धता कितनी परसेंट होनी चाहिए, 98% होनी चाहिए। 98% बीजों की जो भौतिक शुद्धता है वो होनी चाहिए। नंबर 2 बात करें इसमें, सूत्र की बात करेंगे। बीजों की भौतिक शुद्धता कैसे ज्ञात करते हैं, शुद्ध बीज का भार, शुद्ध बीज का भार अपन नमूने के लिए गए बीजों का भार इनटू 100। नमूने के लिए कितने बीज लिए और उसमें से शुद्ध बीज कितने हैं वो निकाल के मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 100 से गुना करना है, ठीक है। तो शुद्ध बीज का भार अपन नमूने के लिए बीज का भार इनटू 100, तो ये भौतिक शुद्धता निकल गई और बीजों की भौतिक शुद्धता 98% होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे कि बीजों की आनुवंशिक शुद्धता 99.9% होनी चाहिए, 99.9% होनी चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता 99.9% होनी चाहिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसमें भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं आप लोगों के सामने जब बीज के प्रकार पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो आनुवंशिक शुद्धता 99.9% होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे बीजों में नमी की मात्रा। तो भंडारण करते समय, मतलब बीजों को भंडारित करते समय कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए या बीजों को कितने प्रतिशत नमी पर भंडारण करना चाहिए, भंडारित करना चाहिए। तो अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बीजों को कितने प्रतिशत नमी पे भंडारित करना चाहिए, तो ये तो आप लोग बता दोगे कि 10 से 15% नमी पर, 10 से 15% नमी पर भंडारित करना चाहिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ गया कि अनाज वाली फसलों को कितने प्रतिशत नमी पे भंडारित करना चाहिए, अनाज वाली फसलों को, ये तो यहाँ पे सिंपल सा आता है कि फसलों को भंडारित करते समय कितने प्रतिशत नमी पे भंडारित करते हैं, तो 10 से 15% नमी पे। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे आ गया कि अनाज वाली फसलों को, तो यहाँ पे 10 से 12% नमी पे, अनाज वाली फसलों को 10 से 12% नमी पे भंडारित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन दाल वाली फसलों को या दलहनी फसलों को 8 से 10% नमी पे, दलहनी फसलों को या दाल वाली फसलों को 8 से 10% नमी पे भंडारित करना चाहिए। और लास्ट है तिलहनी या तेल वाली फसलों को 6 से 8% नमी पे भंडारित करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन जब वहां पे तीनों ऑप्शन दिखेंगे, दलहनी, तिलहनी, दाल, अनाज, ये सारे तो कंफ्यूज हो गए। दलहनी फसलों अनाज वाली फसलों को ऊपर भंडारित करेंगे तो सबसे ज्यादा नमी 10 से 12% नमी पे भंडारित करेंगे, दाल वाली फसलों को फिर इससे कम 8 से 10, और तिलहनी फसलों को सबसे कम नमी पे 6 से 8% नमी पे। ऐसा क्यों, ये भी तो रीजन है, क्योंकि तिलहनी फसलों में तो ऑलरेडी मॉइस्चर है। अगर तिलहनी फसल जैसे सरसों है, सरसों को अपन ताजा निकालेंगे, ताजा भंडारित कर देंगे, क्या उसको भंडारित करने पे वो सक्षम होगी भंडारण के समय? उसमें तो नमी कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट उसमें पहले से, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट है और ऑयल भी तो मॉइस्चर है, और ऑयल कंटेंट है तो उसमें तो फंगस लगेगा, और फंगस लगेगा तो खराब हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो तिलहनी फसलों को आप जनरली देखा करो, कोई भी सरसों निकालते कैसे, तो उसको सुखाते हैं पहले, उसके बाद में भंडारित करते हैं। तो तिलहनी फसलों में ऑलरेडी तेल की मात्रा है, उसमें मॉइस्चर है, अगर उसको अपन ज्यादा नमी पे भंडारित करेंगे तो उसमें फंगस लग जाएगी और वो खराब हो जाएगी। तो सबसे कम नमी पे तिलहनी फसलों को भंडारित करते हैं, 6 से 8% नमी पे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बीजों की अंकुरण क्षमता 90 से 100% होनी चाहिए। अपन बीजों की अंकुरण क्षमता बात करेंगे तो 90 से 100% होनी चाहिए।
इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंकुरण प्रतिशतता बराबर अंकुरित बीजों की संख्या अपॉन कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। मतलब अपन ने कितने बीज बोए और उसमें से कितने अंकुरित हुए उसको 100 से गुना कर दो। जैसे 90 से 100% अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, अपने पास 100 बीज है, सैंपल के लिए तो 100 बीज है, अपन बुआई बीजों की संख्या कितनी है, अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। तो अपन कुल को कितने बीज बो रहे हैं, 100 बीज बो रहे हैं। तो ये तो बीजों की बुआई, कुल बोए गए बीजों की संख्या अपॉन कितना है ऊपर, उसमें से अंकुरित कितने हुए इंटू 100। जैसे मान लो कपास की जो अंकुरण क्षमता होती है वो कम होती है, 65% होती है। तो उसकी जैसे अपन ने 100 बीज बोए तो कुल बोए गए बीजों की संख्या कितनी है, 100। अंकुरित कितने हुए, 65। कितने हो गए, 65 अंकुरित हुए इंटू 100, कितने परसेंट बचेगा, 65%। 100 से 100 गुणा दो, 65%। तो अंकुरित प्रतिशतता, जो अंकुरण प्रतिशतता कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आप लोगों के सामने है, मैंने न्यूमेरिकल के माध्यम से भी बता दिया है। और फॉर्मूला याद रखना, अगर आपके फॉर्मूला याद भी नहीं रहता है, भाई अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इस कंपटीशन में तो अपन थोड़ा बहुत ट्रिक लॉजिक लेके चलेंगे तभी कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। तो आप लोगों को जनरली बात ध्यान में रखनी है कि अपने पास कितने बीज बोने के लिए थे, अपने कितने बोए और उसमें से कितने अंकुरित हुए इंटू 100। जनरली याद रखना है, तब जाके अंकुरण क्षमता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं इसी में बात करूंगा कि अलग अलग कौन सी फसल में कितने प्रतिशत अंकुरण क्षमता होती है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ तो दोस्तों अपन बीजों की अंकुरण प्रतिशतता की बात कर रहे थे, उसमें अंकुरण प्रतिशतता में जैसे गेहूं जो चना है उसमें 85% अंकुरण क्षमता होती है। गेहूं जो चना तीनों एक ही सीजन की क्रॉप है। गेहूं जो चना में अंकुरण क्षमता 85% होती है। उसके बाद में धान तिल बरसीम रिजका में 80% होती है। धान तिल बरसीम रिजका में 80% होती है। नेक्स्ट बात करेंगे बाजरा मूंग मोठ, और तीनों एक ही ऋतु की है जो प्रेजेंट टाइम में ग्रो कर रखा है। बाजरा मूंग मोठ कितने परसेंट है, 75% अंकुरण क्षमता आपके सामने है। मूंगफली गंवार सोयाबीन ये भी तीनों इसी सीजन की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है। मूंगफली गंवार सोयाबीन 70% अंकुरण क्षमता, और कपास की सबसे कम अंकुरण क्षमता होती है 65%। तो आपके क्वेश्चन आ गया कि न्यूनतम अंकुरण क्षमता कौन सी फसल की होती है, तो कपास की 65%। अब दोस्तों अधिकतम में यहाँ पे 85% अधिकतम नहीं है कि गेहूं जो चना में अधिकतम है। अधिकतम जो अंकुरण क्षमता होती है वो मक्का की होती है। कौन सी फसल की होती है, मक्का फसल की। वो कितना परसेंट होती है, 90% होती है। तो अधिकतम जो होती है मक्का की होती है वो 90% अंकुरण क्षमता होती है। इस अंकुरण क्षमता का मतलब समझ रहे हो कि अपन ने मक्का के 100 बीज बोए उसमें से 90 तो अंकुरित होंगे। कुल बोए के बीजों की संख्या इंटू अंकुरित बीजों की संख्या इंटू 100 तो कितना परसेंट होगा, तो यहाँ पे 90% हो रहा है। ठीक है, आ रहा समझ में। तो कुल बोए गए बीजों की संख्या कितनी है और उसमें से अंकुरित कितने हुए, दोनों को भाग देके और इंटू 100 करना है, अंकुरण क्षमता ज्ञात हो जाएगी। सिंपल सी बात। नेक्स्ट नंबर 5 बात करेंगे बीज का वास्तविक उपयोगिता मान। बीज का वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बीज का वास्तविक उपयोगिता मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज का वास्तविक उपयोगिता मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। बीज का वास्तविक उपयोगिता मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। तो 75% से कम नहीं होना चाहिए। और जो वास्तविक उपयोगिता मान है कैसे ज्ञात करते हैं, अंकुरित प्रतिशत, जो अंकुरण प्रतिशत है कितना है इंटू शुद्धता प्रतिशत बटावा 100। अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटावा 100 ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बीजों की जीवन क्षमता। तो बीजों की जीवन क्षमता किसके माध्यम से, वुड टी टेस्ट के माध्यम से अपन बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं।
उसे अपन टी टेस्ट भी बोलते हैं, या टी टेस्ट का जो दूसरा नाम है या पूरा नाम है टेट्राजोलियम परीक्षण। टेस्ट यानी परीक्षण ही तो होता है, एक परिरक्षण होता है कंजर्वेशन, ठीक है, और एक होता है प्रोड्यूसिव प्रोसेसिंग, और एक होता है परीक्षण टेस्ट। तो टेट्राजोलियम परीक्षण बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात किसके माध्यम से करते हैं या कौन सी विधि के माध्यम से करते हैं? टी टेस्ट या टेट्राजोलियम विधि के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट इसी में जैसे बात करते हैं, यह परीक्षण 235, यह परीक्षण 235 टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड की सहायता से भी किया जाता है। 235 ट्राइफिनाइल, 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, 23 अलग होगा कोमा 2, यह है परीक्षण 23,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। यह परीक्षण 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राक्लोराइड या ब्रोमाइड से भी की सहायता से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने की विधि थी, जिसे अपन टी टेस्ट या टेट्राजोलियम परीक्षण भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बीज की परिभाषा, बीज नियम और उत्तम बीज के गुण आप लोगों को मैं बता चुका हूं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे बीजों के प्रकार और बीजोपचार की विधियां। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक लाइक करो और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में सेंड करो, ताकि लोगों के पास ये मैसेज पहुंच सके। और इस लॉकडाउन में जो विद्यार्थियों की पढ़ाई का जो लॉस हो रहा है, बच्चों को जो हानि हो रही है, क्योंकि आने वाले 1 महीने बाद में, अप्रोक्स 1-1.5 महीने बाद में एग्जाम है, 2 अगस्त को जेट का एग्जाम है। तो उसमें बच्चों को अधिक से अधिक फायदा हो। अपना जो वीडियो है उसके माध्यम से अगर किसी विद्यार्थी को कोई सहायता मिलती है तो उसमें सब दोस्तों का फायदा है। तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक लाइक करो और दोस्तों अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करो। किसी विद्यार्थी को नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आराम से वीडियो को देखना, अच्छा लगे तो इसे लाइक करना। थैंक यू। कल अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो बीज के प्रकार हैं, बीजोपचार की विधियां हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।